मैं प्रदीप सियारामी लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सिकंदर लोदी की उपलब्धियों की चर्चा की थी और उन उपलब्धियों में कुछ चीज़ें शेष रह गई हैं, उसको भी आप जोड़ सकते हैं। उसने मियाँ ताहिर नामक एक व्यक्ति को संरक्षण दिया था और इसके अलावा उसके दौर में मोट की मस्जिद बनवाई थी मियाँ भुआ ने, जिसके बारे में इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने कहा है कि ये लोदी स्थापत्य कला में अगर कुछ भी श्रेष्ठ है तो वह मोट की मस्जिद है। और साथ ही साथ सिकंदर लोदी का जो मकबरा है वो भारत में दोहरे गुंबद का बना पहला मकबरा माना जाता है। तो ये स्थापत्य के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण काल है और इस काल को मकबरों का काल भी कहा जाता है। लोदियों और सैयदों का जो काल है उसको मकबरों का काल भी कहा जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में उस समय मकबरे बनाए गए थे। तो सुल्तान बहलोल लोदी का भी मकबरा बनवाया गया था और इसका निर्माण कराया था सिकंदर लोदी ने। तो ये इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसी समय संगीत पर संस्कृत में लिखी एक पुस्तक थी, उसका नाम राग दर्पण था। उसका फारसी में अनुवाद किया गया लज्जत ए सिकंदर शाही के नाम से। ये नोट कर लीजिएगा आप। राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया जो संगीत से संबंधित ग्रंथ था, लज्जत ए सिकंदर शाही के नाम से। जैसे नक्षत्र विज्ञान और दर्शन से संबंधित फिरोज शाह तुगलक में दलाल फिरोज शाही के नाम से संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अनुवाद हैं। 4 अनुवाद आप याद रख लीजिएगा दिल्ली सदर से। पहला अनुवाद था तूती नामा का। संस्कृत में कोक शास्त्र एक पुस्तक थी जो शुक्ल सप्तती के नाम से जाना जाता है और उसको कोका पंडित ने लिखा था। यानी मूल नाम था उसका शुक्ल सप्तती, जिसको कोका पंडित ने लिखा था। उसका जिया नक्शबी ने फारसी में अनुवाद किया, जिसे तूती नामा के नाम से जानते हैं। और ये अनुवाद उसने किया था मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में। मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में एक चीज़ और भी है कि बदरुद्दीन चाच नामक एक राजकवि भी उसका था। उसका चर्चा कम मिलता है, जिसने दीवाने चाच के नाम से ग्रंथ भी लिखा था। तो पहला मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में अनुवाद होता है, फिर दूसरा फिरोज शाह तुगलक के दौर में दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित संस्कृत के ग्रंथ का दलाल फिरोज शाही के नाम से खालिद खानी और किरमानी ने अनुवाद किया था। ठीक है, अजीजुद्दीन किरमानी उर्फ खालिद खानी उसका नाम था, उसने अनुवाद किया था। तीसरा यहाँ पर सिकंदर लोदी के दौर में एक अनुवाद हुआ है। सिकंदर लोदी के दौर में 2 अनुवाद मिला जुला कर हैं। एक आयुर्वेद की पुस्तक का उसने फरहंग सिकंदरी या तिब्बे सिकंदरी के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था, जो मियाँ भुआ ने किया था, जो उसका वजीर था। इसके अलावा एक लज्जत सिकंदर शाही के नाम से अनुवाद है। ये संस्कृत में रचित ग्रंथ राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा। मुगल काल में कई सारे अनुवाद है, जैसे महाभारत का रज्मनामा के नाम से अनुवाद हुआ था, जो नकीब खान, मौलाना शेरी और बदायनी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, उसने किया था। इसके अलावा रास तरंगिणी का जो फारसी अनुवाद है वो भी बहुत फेमस है और उसे बहर उल असमार के नाम से जाना जाता है, जो शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया था। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो अनुवादित पुस्तकों की बात करें तो पहला पुस्तक है पंचतंत्र, जिसका वाकिलाल दिमना के नाम से अनुवाद हुआ था। ये अरबों के समय में ही अनुवाद हो गया था। इसके बाद इसका फारसी में जो अनुवाद किया गया था ये अरबी अनुवाद था। पंचतंत्र का जो अरबी अनुवाद है वो वाकिलाल दिमना के नाम से जाना जाता है। इब्न मुकफ्फा ने इसका अनुवाद किया था। और जो फारसी अनुवाद है उसे अनवार सुहेली के नाम से जाना जाता है, जो फैजी ने अनुवाद किया था। तो ये पंचतंत्र है। पंचतंत्र के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि भारत में
लिखित जो ग्रंथ है उसमें पंचतंत्र एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसका सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। और आगे चलकर और भी पुस्तकों का अनुवाद किया गया था। तो अनुदित पुस्तकों का भी थोड़ा सा सीक्वेंस आप बना लीजिएगा, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी की चर्चा करते हैं। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था। उसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है। उसकी मृत्यु किससे होती? गले की बीमारी से हुई थी उसकी मृत्यु। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसे दौर में 1517 ईस्वी गद्दी पर बैठा, 1526 तक इसने शासन किया था दिल्ली सल्तनत में। तो अब यहाँ इसकी चर्चा करें तो सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी 22 नवंबर 1517 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। वह लोदी वंश का अंतिम शासक था और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। ठीक है। इसी के समय में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बहुत ही मशहूर ये युद्ध था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में एक नए राजवंश की नींव डाली जिसे मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ मुगल शब्द भी अब विवादास्पद है, क्योंकि माता की तरफ से ये मंगोल थे। अब मंगोल से ही मुगल बना है और भारत में जो वंशवेली है, जो वसीयत है, वो पिता के नाम से चलती है। तो इसलिए इनको तैमूरी कहना ज़्यादा तर्कसंगत है, क्योंकि पिता के पक्ष से तैमूरी थे और माता के पक्ष से मंगोल थे। तो आज के इतिहासकार तैमूरी कहना ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं, मुगल कहना उपयुक्त नहीं मानते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि एक नए राजवंश की स्थापना हो गई। और यहाँ पर बात करें कि इब्राहिम लोदी के समय की मुख्य विशेषता क्या थी कि उसका अपने अफगान सरदारों से संघर्ष शुरू हो गया था। यानी हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी के समय में जो सरदार थे उसको बराबरी का दर्जा दिया था, मसनद आली कहकर पुकारता था, कालीन पर बैठता था, उनके साथ भोजन करता था। तो अब्दुल्ला जैसे इतिहासकार कहते हैं कि वो अपने घर पर कभी भोजन नहीं करता था, अमीरों के घर जाकर ही भोजन करता था। तो इससे पता चलता है कि राजत्व का स्तर कितना गिर गया होगा। सिकंदर लोदी ने उसमें तुर्की निरंकुशता का समावेश किया था, लेकिन वो ज़्यादा योग्य था इब्राहिम लोदी की अपेक्षा। तो इब्राहिम लोदी उस स्थिति को संभाल नहीं पाया और अमीरों का संघर्ष उसके दौर में चरम अवस्था पर पहुंच गया था। सभी सरदारों की सर्वसम्मति से इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा, किंतु अमीरों ने राजनीतिक सत्ता एक हाथों में केंद्रित होना पसंद नहीं किया था। मतलब जो राजनीतिक सत्ता थी उसकी धुरी एक ही हाथ में रहे या उसका केंद्र एक ही जगह पर रहे, ये अमीरों को बर्दाश्त नहीं था। अमीर क्या थे भाई? अमीर का मतलब है जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको हम सल्तनत काल में अमीर कहते हैं। और अमीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशासनिक अधिकारी, और इसका बहुवचन है उमरा। यानी कई प्रशासनिक अधिकारी जब मिलकर एक समूह बनाते हैं उसे हम उमरा कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अतः उन्होंने साम्राज्य को दो भागों में विभाजित करने की योजना बनाई कि दो भागों में साम्राज्य रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब दिल्ली का जो इलाका था उसको अलग कर दिया गया, जौनपुर के इलाके को अलग करने की बात हो रही थी। इस विभाजन में दिल्ली का इलाका इब्राहिम लोदी को मिल गया और जौनपुर का जो राज्य था उसके भाई जलाल खान को मिल गया। ठीक है। यानी दो भाग में इसके अलग कर दिया गया, डिवाइडेशन कर दिया गया। दिल्ली के इलाके इब्राहिम लोदी के पास और जौनपुर का जो इलाका था वो किसके पास हो गया था? जलाल खान के पास था, जो इसका भाई था। अब आगे यहाँ चर्चा करें हम लोग।
यही देखिए एक बहुत बड़ी गलती भी हो गई। चूंकि साम्राज्य का अगर विभाजन दो भागों में किया जाएगा तो योग्य आदमी भी होना चाहिए या उसके साथ सामंजस्य तालमेल भी होना चाहिए, लेकिन वो तालमेल बन नहीं पा रहा था। इसी नाते उसका जो भाई था जिसको जौनपुर का प्रभार दिया गया था, जिसका नाम जलाल खान था, उसका इसी नाते उससे संघर्ष होता है। खान से संघर्ष की बात करें, साम्राज्य विभाजन के आधार पर जलाल खान को जौनपुर का प्रभार मिला था। ठीक, जौनपुर का राज्य मिल गया था इसे। इब्राहिम लोदी को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था, वो उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहता था। जो अफगान अमीरों ने प्रस्ताव दिया था उसको पसंद नहीं था ये प्रस्ताव। अफगान अमीर भी इसे अपनी भूल समझकर इसे समाप्त करना चाहते थे, मतलब जो उद्देश्य उन्होंने बनाया था उसको समाप्त करना चाह रहे थे। इसी उद्देश्य से जलाल खान को दिल्ली बुलाने के लिए हैबत खान को दूत बनाकर भेजा गया। हैबत खान को दूत बनाकर भेजा गया कि भाई उसको दिल्ली लाया जाए और समझाया बुझाया जाए, किंतु जलाल खान ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। यानी जो प्रस्ताव था उसको माना नहीं और कालपी में अपना राज्याभिषेक कर दिया था। जलालुद्दीन की उपाधि धारण करने के बाद राज्याभिषेक किया और जलाल खान ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया, मतलब एक खिताब भी इससे धारण कर लिया जलालुद्दीन के नाम से और अपनी स्थिति को मजबूत किया। कालपी वाले इलाके पे इसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। कुछ अमीरों को अपने पक्ष में करके अवध तथा आगरा पर आक्रमण किया और अंत में इब्राहिम लोदी ने उसकी हत्या करवा दी, यानी परास्त कर देता और उसकी हत्या करा। यानी पहले मोर्चे में ही उसे अपने भाई से संघर्ष करना पड़ा। और ये कोई नई कहानी नहीं है। प्राचीन काल से हम देखते हैं कि सत्ता के लिए कोई किसी का नहीं रहा है। भारत का जो पहला राजवंश कहलाता है, जिसे हम हर्यक वंश के नाम से जानते हैं, वो असल में पितृहंता वंश ही था, जिसमें बिंबिसार ने की हत्या करके अजातशत्रु ने गद्दी को प्राप्त किया था। अजातशत्रु की हत्या करके उदयन ने गद्दी को प्राप्त किया था। तो सत्ता के लिए कोई भी व्यक्ति सगा नहीं होता है, तो यहाँ पर भी उसने उसका वध कर दिया था। ग्वालियर विजय की बात करी, यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, ध्यान रखिएगा। 1517 घटना है। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी सफलता ग्वालियर विजय थी। देखिए, ग्वालियर के तोमरों के साथ सबसे पहले जो लड़ाई थी वो बहलोल लोदी के समय में प्रारंभ हो गई थी। यानी ग्वालियर के तोमर के साथ जो संघर्ष था वो बहलोल लोदी के समय प्रारंभ हुआ था। उस समय जो तोमरों का नेता था उसका नाम था कीर्ति सिंह। सिकंदर लोदी के दौर में भी वो संघर्ष जारी ही रहा। उस समय उसका नेता मान सिंह था और इसके समय विक्रमाजीत था। तो उसने ग्वालियर के तोमरों पर हमला कर दिया था। इसी के समय में ग्वालियर अंतिम रूप से साम्राज्य में शामिल हो गया। बहलोल लोदी तथा सिकंदर लोदी दोनों ने ग्वालियर को जीतने का प्रयत्न किया, किंतु वे असफल रहे थे। मतलब इन्होंने प्रयत्न किया था लेकिन सफल नहीं रहे थे। सिकंदर लोदी ने इसे जीतकर अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। राजकुमार जलाल खान भागकर ग्वालियर में शरण लिया। इब्राहिम लोदी को ग्वालियर पर आक्रमण करने का एक बहाना मिल गया, भाई शरणदाता को हमारे पास लाइए। बहुत सारे मसलों में एक आम राय रही है इतिहासकारों की, शरण देने की वजह से ही युद्ध हुए हैं, नहीं तो किसी को क्या पड़ी है कि ऐसे ही युद्ध लड़े। तो कुछ ऐसे भी मसले रहे हैं इतिहास में। चलिए बात करें अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट की। हाँ, तो इब्राहिम लोदी के द्वारा
ग्वालियर पर आक्रमण के समय वहां का जो शासक था उसका नाम था मान सिंह। ठीक, उसका पुत्र विक्रमादित्य था। ठीक है, यानी उस समय वहां मान सिंह की मृत्यु हो गई थी और विक्रमादित्य शासन सत्ता पे था, ये एग्जैक्ट होगा। इब्राहिम लोदी ने आजम खां सरवानी के नेतृत्व में अपनी सेना ग्वालियर पर आक्रमण के लिए भेज दिया। विक्रमादित्य ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया था। ग्वालियर पर इब्राहिम लोदी का अधिकार हो गया। अंत में अपनी उदारता से इब्राहिम लोदी ने विक्रमादित्य को शमशाबाद की जागीर दे दी। मतलब वहां पर स्थित एक इलाका था जिसे शमशाबाद के नाम से जाना जाता था, उसकी जागीर दे दिया कि इसके आय व्यय की व्यवस्था रहे और ये कायदे से अपना जीवन यापन गुजार सके। विक्रमादित्य अंत तक इब्राहिम लोदी के प्रति वफादार रहा। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ते हुए युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, यानी अपनी वफादारी उसने निभाया। अब यहाँ पर उसके दूसरे अभियान में खतौली युद्ध की बात करेंगे, यानी मेवाड़ अभियान की बात करेंगे। मेवाड़ अभियान, सिसोदिया राजपूतों से लोदियों का संघर्ष सिकंदर लोदी के काल में ही प्रारंभ हो गया था। ठीक है, राजस्थान में मेवाड़ सबसे शक्तिशाली राज्य था और इस समय वहां का शासक था राणा सांगा, जिसे संग्राम सिंह के नाम से जानते। कई सारे युद्धों का वो विजेता था, तो बहुत ही प्रसिद्ध शासक था राणा सांगा, उसी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ का झगड़ा मालवा के अधिकार को लेकर था कि मालवा पर कब्जा करने के नाते ही इन दोनों का झगड़ा हो रहा था। उस समय मालवा का प्रधानमंत्री मेदिनी राय था, जो अत्यधिक शक्तिशाली था और उसे राणा सांगा का समर्थन प्राप्त था। मतलब जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था मेदिनी राय और उसको राणा सांगा की तरफ से समर्थन भी हासिल था, तो ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मिला था उसे। जलाल खां और इब्राहिम लोदी के मध्य चल रहे संघर्ष का लाभ उठाकर राणा सांगा ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। इब्राहिम लोदी ने मियां मक्खन के नेतृत्व में सेना भेजी और ग्वालियर के निकट खतौली में 1517 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें किसी भी पक्ष को पूर्ण विजय नहीं मिली। यहाँ पर एक चीज आप, बाद में राणा सांगा ने चंदेरी पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। यहाँ एक चीज नोट कर लीजिए कि विजय तो मिल गई थी। विजय इसलिए मिली थी कि राणा सांगा की जो तैयारी थी उसके अध्ययन के आधार पर और जो सेनाएं की वीरता थी, खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था, इसमें कोई नो डाउट नहीं। ठीक है, चले आगे बढ़े हम लोग। अब इसी समय बाबर को भी निमंत्रण दिया गया कि भाई भारत पे आए और हमला करे, और लोगों ने भी यही सोचा कि जैसे गजनवी भारत में आएगा लूट कर चला जाएगा, चंगेज खान आया चला गया, तैमूर आया चले गया, तो इसी तरीके के परिपाटी इसके साथ भी होगी। लेकिन ऐसा नहीं था। मध्य एशिया में भगोड़ा घोषित हो गया था, वहां पर उसका साम्राज्य स्थायित्व नहीं पाया था, वो दर दर की ठोकर खा रहा था। तो ऐसे दौर में भारत में ही उसको साम्राज्य स्थापित करना था, जैसे मोहम्मद गोरी के साथ था। तो बाबर को आमंत्रण दिया गया कि आइए और भारत पर हमला कीजिए। ठीक है, तो बाबर की कहानी शुरू करते हैं। यहाँ बात करें, बाबर को निमंत्रण दिया गया और पानीपत का प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोदी के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना थी सुल्तान और अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष।
जलाल खान के विद्रोह के बाद इब्राहिम लोदी अमीरों के प्रति शंकालु हो गया था, यानी उसको शंका हो गया था, अमीरों पर विश्वास नहीं था। इस नाते भी जो लोग इसके पक्ष में थे वो भी विरोधी हो गए थे। इसलिए उसने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की। उसने अपने पिता के सभी अमीरों को नष्ट करने का निश्चय किया। ये तो इसका आत्मघाती कदम था। कोई जरूरत नहीं थी कि अमीरों को नष्ट किया जाए, उनके साथ तालमेल बैठाकर रहा जा सकता था। सुल्तान के इस प्रवृत्ति के कारण बिहार के सूबेदार दरिया खान नुहानी तथा खान जहां लोदी ने विद्रोह कर दिया। शीघ्र ही दरिया खान नुहानी की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र बहादुर खान ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण कर लिया। ठीक है। इब्राहिम लोदी ने पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी को अपनी सहायता के लिए आगरा बुलाया, किंतु वह शंकावश अपने पुत्र दिलावर खान को भेज दिया। अब यहाँ पर अगर वो शंका न करता तो दिलावर खान को न भेजता। यहाँ कहानी यही से अलग हो रही है। सुल्तान क्रोधित होकर दौलत खान को दंडित करने का निश्चय किया। इसलिए दौलत खान ने इब्राहिम लोदी की शक्ति को तोड़ने के लिए काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर देता है। ठीक है। बाबर को राणा सांगा का भी आमंत्रण मिल चुका था। इधर इब्राहिम लोदी का जो चाचा था उसका नाम था आलम खान लोदी, वो भी मिला हुआ था, यानी उसका भी आमंत्रण मिल चुका था। चले यहाँ चर्चा करें हम लोग। चले तो आलम खान लोदी भी यहाँ पर चर्चा करें इसकी। चले आलम खान लोदी की बात कर रहे थे हम। जो इसका चाचा था वो भी दिल्ली के सत्ता पर काबिज होना चाहता था। ठीक है। तो बाबर से ही इसके लिए उसने सहायता मांगा और बाबर ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर 1524 ईस्वी में लाहौर पर आक्रमण कर दिया था। इब्राहिम लोदी की एक सैन्य टुकड़ी को परास्त किया और लाहौर में अपने सरदारों को नियुक्त करके बाबर पुनः काबुल चला गया था। इसी बीच दौलत खान ने आलम खान लोदी के साथ समझौता कर 1526 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, परंतु इब्राहिम लोदी की जो सेना पे उसने उसको परास्त कर दिया था। ठीक है। नवंबर 1525 ईस्वी में बाबर भारत पर आक्रमण के लिए काबुल से प्रस्थान किया। दौलत खान, उसका पुत्र दिलावर खान और आलम खान उससे मिल गए। फिर 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर पानीपत के मैदान में पहुंचा। उस समय इब्राहिम लोदी की स्थिति बहुत दुर्बल हो चुकी थी और संपूर्ण पूर्वी भारत का राज्य उसके हाथ से निकल चुका था। मेवाड़, मालवा, गुजरात के शासक एक मूक दर्शक की भांति बने रहे थे। यहाँ पर मेवाड़, मालवा और गुजरात के जो शासक थे उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई रुचि नहीं दिखाया कि उस पर अटैक किया जाए, यानी वो दर्शक की तरह थे, उसकी पराजय के इच्छुक थे। ऐसी स्थिति में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी अपने अफगान सैनिकों के साथ बहादुरी से मुकाबला किया, किंतु योग्य सेनापतित्व, श्रेष्ठ युद्ध पद्धति तो खाने के कारण बाबर को विजय मिला।
यानी इसके समय में जो इसका तोपखाना था उसी ने इससे निर्णायक रूप से विजय दिलाया था। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। इब्राहिम लोदी भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ ही लोदी वंश का तथा दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत हो गया और भारत में एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई जिसे हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं और जिसका संस्थापक कौन बना? बाबर बना। अब दिल्ली सल्तनत का ये इतिहास आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मुगल वंश की चर्चा करेंगे। धन्यवाद आज के लेक्चर के लिए।